एक भोली दिखने वाली बुढ़िया जिसे सब मूर्ख समझते थे, असल में इतने गहरे रहस्य छुपाए बैठी थी कि सबसे चतुर ब्राह्मण भी उसके जाल में फंसने से खुद को नहीं रोक पाया। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर ब्राह्मण और मूर्ख बुढ़िया की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लोग कहते थे कि वो आधी रात में अपने जर्जर झोंपड़े से बाहर निकलती है और हवा से बातें करती है, जैसे किसी को आदेश दे रही हो। कुछ को लगता था कि उसे सब पता चल जाता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किसे धोखा दे रहा है, किसके घर का भविष्य काला पड़ने वाला है। पर असल में किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था, बस उसकी आंखें। हाँ, वो आंखें सूखी पर किसी अजीब रोशनी से चमकती हुई, जैसे उसमें कई जन्मों की कहानी फंसी हो। उसी गांव में रहता था चतुर ब्राह्मण, एकदम वचन का पक्का, दिमाग से तेज और थोड़ी सी चालाकी उसके खून में घुली हुई थी। वही चालाकी जिसे वो समझदारी कहकर गर्व से सीने पर धारण करता था। लोग उसके पास हर समस्या लेकर आते और वो पल भर में कोई ना कोई विचित्र सा पर काम की सलाह दे लेता। अक्सर लगता था कि उसके पास भी कोई अदृश्य शक्ति है, पर उसके चतुर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती, गांव की वो रहस्यमय बुढ़िया आखिर जानती क्या क्या है। एक दिन ब्राह्मण ने ठान लिया कि स्त्री के भेद खोलने ही होंगे। ये क्या बात हुई कि गांव भर में चर्चा हो कि बुढ़िया को सब पता, और ब्राह्मण, जिसे लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी बोलते, वो ही अंधेरा टटोलता रहे। बस वही दिन था जब कहानी ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदल दी। रात के धुंधलके में जब हवा आहट तक सुन लेती है, ब्राह्मण बुढ़िया के झोंपड़े की ओर गया। झोंपड़ा कुछ ऐसा खड़ा था जैसे धरती खुद उसे सहारा दे रही हो। कच्ची दीवारें, छप्पर का अजीब सा झुकना और एक लालटेन जो हमेशा जलती रहती थी, चाहे आंधी हो या बारिश। कुछ तो था वहां जो प्राकृतिक नहीं लगता था। ब्राह्मण ने सोचा कि वो धीरे से अंदर झांकेगा, पर जैसे ही उसने झोंपड़े की टूटी हुई खिड़की की ओर कदम बढ़ाया, बुढ़िया ने बिना मुड़े कहा, आ ही जा बेटा, झांकने से क्या मिलेगा? सत्य कोई चूहे की तरह कोनों में छिपा नहीं होता। ब्राह्मण दंग, उसके पैरों की आहट तक नहीं हुई थी। आपको कैसे पता? मैं? तू क्या सोच रहा है, क्या खोज रहा है, क्या डर रहा है, सब सुनाई देता है, बुढ़िया ने कहा, आवाज में अजीब सी मिठास और फटकार मिली हुई। ब्राह्मण अंदर बैठ गया। हड्डियों से बनी माला, सूखे तुलसी के पत्ते और एक मिट्टी का दिया जो बिना बात के कांप रहा था। माहौल में एक बेचैन सी शांति थी। ब्राह्मण बोले बिना न रह सका, अगर आपको सब पता है तो फिर गांव वाले आपसे डरते क्यों हैं? बुढ़िया धीमे से हंसी, एक ऐसी हंसी जो शोक और मजाक दोनों जैसी लगती थी। क्योंकि सच से डरना आसान है और झूठ का बोझ ढोना और भी आसान। मैं दोनों चीजें देख लेती हूं, बस यही डराती है लोगों को। ब्राह्मण ने सोचा शायद ये बुढ़िया बस बातें मना रही है, पर तभी उसने कहा, तू जिस चोरी का राज छिपा रहा है उसे मत छिपा, वरना कल सुबह तेरा नाम बदनामियों के साथ उगेगा। ब्राह्मण का दिल धक से बैठ गया। वो चोरी? वो तो किसी को पता नहीं थी। उसने पकड़े जाने से पहले ही चुपचाप चीज वापस रखती थी और किसी को भनक भी नहीं लगी, ऐसा उसका विश्वास था। पर बुढ़िया ने बोल दिया, साफ, बिना हिचक, बिना किसी भूमिका। ब्राह्मण का मन अचानक भड़क उठा। डर, चोट और अहंकार मिलाकर जो मिश्रण बनता है ना, वो किसी भी चतुर आदमी को मूर्ख बना देता है। वो बोला, आप लोगों को डराती हैं, किसी की गलती पकड़कर अपना रौब जमाती हैं, यही काम है आपका। बुढ़िया का चेहरा शांत रहा, पर आंखों में कुछ भारी उतर आया। बेटा, मैं रौब नहीं जमाती, मैं सिर्फ उन बातों को देख लेती हूं जिन्हें तुम सब छिपाने की कोशिश करते हो। मुझे बस आदत है सच सुनने की। तो सुनिए, अचानक तमतमा गया ब्राह्मण, मैं आपकी बातें नहीं मानता और गांव भी एक दिन नहीं मानेगा। मैं साबित कर दूंगा कि आप सिर्फ एक झूठी डरपोक चुड़ैल हैं। बुढ़िया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। तो आज से दोनों की किस्मतें जुड़ गईं बेटा। तू मुझे मूर्ख समझता है और मैं तुझे, लेकिन असली मूर्ख कौन है, समय बताएगा। उसने बात को ऐसे पूरा किया जैसे कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक लंबी शुरुआत। ब्राह्मण झूठपड़े से बाहर निकला,
पर कुछ उसके साथ चल पड़ा। उसका अहंकार, उसका डर और सबसे ज्यादा उस बुढ़िया की आंखों में झलकती वो अनजानी चेतावनी। रात की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कहानी खुद को आगे खींच रही हो और उसे पता ही नहीं लग रहा। घर पहुंचकर उसने सोचा, ये बुढ़िया मुझे जानती कैसे है? क्या वो सच में कोई ताकत रखती है, या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं? पर नींद उस रात नहीं आई, और सच कहूं तो उसे आने भी नहीं थी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी और कहानी अब धीरे धीरे अपना असली रूप खोलने वाली थी। वो रात भर छत को घूरता रहा, जहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे लगता रहा कि कुछ है, कुछ ऐसा जो बुढ़िया की आंखों जैसा ही बेचैन कर देने वाला। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके मन में एक अनचाहा डर घर कर चुका है। वो सोच बैठा, क्या सच में? क्या उसने मेरे मन की चोरी पढ़ ली, या बस तुक्का मार दिया? और जैसे ही उसने अपने ही सवाल को दोहराया, उसके मन में पक्का सा एक कांटा चुभ गया। कहीं वो बुढ़िया सचमुच? सुबह की पहली किरणें दरवाजे पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे धीरे धीरे उसके बेचैन विचारों को जगाना चाह रही हों। उसने सोचा कि अब चुप रहना बेवकूफ़ी होगी, उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। एक चतुर आदमी हमेशा अपने डर को तर्क से पकड़ने की कोशिश करता है, और वो भी वही करने निकला। उसने जल्दी से पूजा की, पर मंत्रों में टूटन थी। कई जगह शब्द ऐसे फिसले जैसे मन का संतुलन ही डोल गया हो। खुद उसने महसूस किया कि उसका स्वर पहले जैसा ठहरा हुआ नहीं रहा। वो चौपाल की तरफ निकला, जहां गांव वाले मीठी, कड़वी और आधी अधूरी बातें करते हुए अपना दिन शुरू करते थे। लोग उसे देखते ही बोले, पंडित जी, कल बहुत देर तक नहीं दिखे, सब ठीक तो? पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था कि वो हर सवाल से बचता, जल्दी जल्दी सिर हिलाता और आगे बढ़ जाता। उसे लगा कि शायद बुढ़िया ने किसी को बता दिया हो। दिल के कोने में एक छोटा सा डर दानव की तरह बढ़ता जा रहा था। वो गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा, जो पुराने किस्सों का चलता फिरता खजाना था। काकू, ब्राह्मण ने सहज बनने की कोशिश की, इस बुढ़िया के बारे में कुछ सुना आपने? मतलब पहले कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जिसमें उसने किसी का राज पकड़ लिया हो? काकू ने चौड़ी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, किस्सा ही किस्सा है उसके पीछे। कोई कहता है उसे जन्म से ही मन पढ़ने की शक्ति मिली थी, कोई कहता है बचपन में बिजली उस पे गिरी थी और तब से उसकी सुनने की ताकत बदल गई थी। पर सच्चाई कौन जानता है? लोग तो अपनी कहानियां खुद बुन लेते हैं। ब्राह्मण का माथा अचानक खुजला। एक आदत जो उसे तब होती थी जब उसे लगता कि बातें आधे सच आधे झूठ हैं। उसने सोचा कि काकू बस पुराने किस्सों के भंवर में उसे घुमा रहे हैं, मगर तभी काकू धीरे से फुसफुसाए, हाँ, एक बात सच है, जिस दिन वो किसी से तेज आवाज में बात कर ले, उस दिन कोई गड़बड़ जरूर होती है गांव में, अजीब सी गड़बड़। बस यही बात उसके दिमाग में धंस गई। गड़बड़? मतलब क्या? कैसी गड़बड़? ब्राह्मण ने आतुरता से पूछा। काकू ने कंधे उचकाए। कभी किसी के घर गाय गायब हुई, कभी किसी की बहू अचानक बीमार पड़ी, कभी खेत में आग। मान लेते हैं लोग की बुढ़िया की जबान साथ में बदकिस्मती लेकर चलती है, पर मैं तो इतना मानता हूं कि उस स्त्री में कुछ फैसला करने की ताकत है जो लोग समझ नहीं पाते। ब्राह्मण की सांस अचानक भारी हो गई। उसे याद आया, कल रात बुढ़िया ने उससे तेज आवाज में क्या कहा था? तू मुझे चुड़ैल समझता है और मैं तुझे। असली मूर्ख कौन है समय बताएगा। क्या ये अपने आप में कोई संकेत था, एक चेतावनी, या कोई श्राप? अचानक उसके गले में पसीना उतर आया, जबकि सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर शक का जहर धीरे धीरे फैल रहा था। उसने तय किया कि आज वो बुढ़िया की हरकतों पर नजर रखेगा। वो जानना चाहता था कि क्या उसके पास सचमुच कोई शक्ति है या बस चालबाजी। वो चोरी छुपे चलकर उसके झोपड़े के पास पहुंचा और एक पुराने पेड़ की ओट से देखने लगा। बुढ़िया अकेली बैठी थी, लेकिन कुछ अजीब कर रही थी। वो चूल्हे में आग नहीं जला रही थी, उसके सामने सूखी लकड़ियां पड़ी थीं, पर आग की जगह वो हवा में उंगलियां चला रही थी, जैसे कुछ गिन रही हो या किसी अदृश्य चीज से बात कर रही हो। ब्राह्मण ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा, पर अगली ही पल बुढ़िया ने सिर उठाया और सीधे उसकी छिपी जगह की ओर देखा। देखने से कुछ नहीं बदलता बेटा, वो बोली, आवाज स्पष्ट, बिना हिचक, जैसे वो उसके सामने खड़ी हो। सवाल ढूंढ रहा है तू, लेकिन एक सवाल तेरे पीछे भी चल रहा है। ब्राह्मण कांप गया। कौन सा सवाल? उसके मुंह से अपने आप निकला। बुढ़िया मुस्कुराई, ये कि तू मुझसे डरता कब से है,
ब्राह्मण के भीतर कोई दरार सी पड़ गई। उसे लगा जैसे वो जवाब जानता भी है और नहीं भी। और ठीक उसी पल उसके भीतर पहला बड़ा शक पैदा हुआ। कहीं ये बुढ़िया इंसान तो है, पर शायद वैसी नहीं जैसी दुनिया में बाकी लोग होते हैं। कहीं वो सच जानती है, या कहीं वो उसके मन का आईना है। शक गहरा रहा था और उसकी कहानी अभी और अंधेरी होने वाली थी। गुप्त मंजर वाले झोंपड़े का रहस्य, जहां जाने वाले वापस तो आते, पर बदले हुए। ये बात पहले ब्राह्मण को किसी दादी नानी की कहानी जैसी लगती थी, पर आज उसकी आंखों में शक की सुई चुभने लगी थी। वो उस पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया के झोंपड़े को ऐसे देख रहा था जैसे कोई छिपा हुआ युद्ध चल रहा हो, जिसमें एक तरफ उसकी चतुराई थी और दूसरी तरफ बुढ़िया का रहस्य, जो पानी की तरह पकड़ में नहीं आता था। झोंपड़ा बाहर से साधारण, लेकिन अंदर अफवाहों के मुताबिक बिल्कुल भी साधारण नहीं। कहते थे कि जो भी अंदर जाता कुछ पल के लिए चुप हो जाता, उस तरह की चुप्पी जिसमें मन अपनी आवाज सुनने लगता है, और जब वो बाहर आता उसके हाव भाव, चाल या आंखों में कोई सूक्ष्म अदृश्य बदलाव जरूर होता। गांव वाले कहते, पता नहीं वहां क्या देख आता है, पर लौटने वाला कभी वही नहीं लगता। ब्राह्मण को ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही बात लगती थी, मगर आज बुढ़िया की आंखों का सीधा वार, उसकी कांपती हुई सांसें और पेड़ की पत्तियों में अजीब सी सरसराहट सब उसे झंझोड़ रही थी। उसने सोचा कि रहस्य तोड़ने का एक ही तरीका है, सामने जाओ और अंदर झांको, चाहे रात हो या सुबह, चाहे डर लगे या गुस्सा। पर अंदर जाना उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। पहले ही कदम पर उसे झोंपड़े के बाहर जमीन में कुछ अलग दिखा, जैसे पैरों के निशान हों, लेकिन इंसानी नहीं, छोटे, गोल, अजीब तरह से फैले हुए। उसने एक पल को सोचा कि शायद किसी जानवर के होंगे, मगर जानवर इतनी सीधी गोल घूमती पगडंडी नहीं बनाते। ये कैसा निशान? वो बड़बड़ाया। उसकी आवाज में न विश्वास था न इनकार, बस उलझन। अचानक पीछे से आवाज आई, निशानों पर मत जा, कहानी कहीं और है। ब्राह्मण उछल पड़ा। एक बूढ़ा चरवाहा, जिसका कद इतना झुका हुआ था कि लगता था जैसे उसका शरीर ही अपने सवालों का बोझ उठा रहा हो, वहीं खड़ा था। क्या मतलब? और कहानी कहाँ है? बूढ़ा चरवाहा पास आया, आंखें धसी हुई, लेकिन उनमें वर्षों का धुआं और चेतावनी थी। झोंपड़े के अंदर जो है ना, वो दिखाई नहीं देता, वो बस महसूस होता है, और जिसे महसूस हो जाए वो बदले बिना वापस नहीं आता। मगर क्यों? क्या करती है वो बुढ़िया वहां? ब्राह्मण की आवाज अनजाने में ऊंची हो गई। चरवाहा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, एक बुझा हुआ डर था। लोग कहते हैं अंदर एक मंजर है, ऐसा मंजर जो इंसान को खुद से मिलवाता है, और खुद से मिलना आसान नहीं बेटा। बहुत लोग तो खुद को देखने की क्षमता खो चुके हैं। ब्राह्मण के दिल में अचानक तेज चुभन हुई। क्या वो खुद से मिलने के लिए तैयार था? वो तो खुद से भाग रहा था, अपनी गलतियों से, अपने डर से, उस चोरी की परछाई से। तुम गए हो कभी अंदर? उसने पूछ लिया। चरवाहा कांप गया, सहलाता सा कांपना। हाँ, एक बार, बहुत साल पहले। मैं निकला तो था वही का वही, पर लोगों ने कहा कि मेरी आंखें बदली हुई थीं। मैं खुद भी कई दिनों तक अपने दिल की धड़कन सुनता रहा, बहुत साफ, बहुत तेज, जैसे किसी ने अंदर कुछ खोल दिया हो। ब्राह्मण घबरा गया, फिर भी उसे लगा कि अब वापस जाना कायरता होगी। वो झोपड़े के और पास गया। बुढ़िया अंदर कुछ बुदबुदा रही थी, शब्द अस्पष्ट, लेकिन ताल सीधी, जैसे हवाओं को आदेश देना चाहती हो। ब्राह्मण ने महसूस किया कि उसकी सांस धीमी हो रही है। ये क्या जगह है? उसने धीरे से कहा, जैसे उसके शब्द किसी अदृश्य दरवाजे ने सुन लिए हों। अचानक झोंपड़े के चूल्हे में लगी ठंडी राख अपने आप हिलने लगी। राख की एक पतली रेखा हवा में उठी और झोंपड़े के अंधेरों में गायब हो गई। ब्राह्मण की आंखें फैल गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, हवा होगी, हल्की धूल। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, ये सामान्य नहीं है। उसी पल बुढ़िया की आवाज आई, अगर अंदर आना है तो अपने सच को साथ लाना, झूठ अंदर टिकते नहीं। ब्राह्मण हड़बड़ा गया, कौन सा सच? मैं अंदर से एक बार आवाज आई, धीमी पर किसी बच्चे के रोने जैसी। वो आवाज ना तो पूरी थी ना टूटी, पर सीधे दिल पर एक चोट की तरह गिरी। ये कैसा रोना? यहां तो कोई बच्चा नहीं। बुढ़िया बोली, हर इंसान के भीतर एक बच्चा रो रहा होता है, बस कुछ को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। ब्राह्मण के कदम वहीं जम गए। वो डर और जिज्ञासा के बीच पिसने लगा।
क्या वो अंदर जाकर सच में बदल जाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि बुढ़िया क्या देखती है, या वो भी उन लोगों जैसा हो जाएगा जिनकी आंखें बदल जाती हैं? सवाल तो छोटा था, पर जवाब का अंधेरा उसके सामने खड़ा था, मौन और भारी। गांव में सारे लोग जानते थे कि बुढ़िया महीने में एक बार किसी के भी दरवाजे पर जा खड़ी होती, हाथ में पीतल की खाली कटोरी और चेहरा बिल्कुल सूखा, जैसे समय ने उसकी त्वचा से अपनी सारी नमी निचोड़ ली हो। पर उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव, एक मोहिनी सी धार रहती थी। वो किसी के दरवाजे पर खड़ी होकर बोलती, दान दे दे बेटा, जितना दे सके उतना ही सही, पर दे। लोगों को उसके शब्दों में डर नहीं, पर एक अज्ञात परिणाम की आहट सुनाई देती। ऐसा लगता कि अगर दान ना दिया तो कुछ घट जाएगा, कोई अनहोनी चुपचाप घर की छत पर बैठ जाएगी। ब्राह्मण इस बात को हमेशा अंधविश्वास समझता था, पर आज उसे खुद मानने का मन हो रहा था कि शायद इस स्त्री की दान पुकार में सच में कोई अदृश्य ताकत है, जो लोगों को भीतर से खटक देती है। उस सुबह जब वो बुढ़िया के झोपड़े के पास छिपकर उसे देख रहा था, तभी दूर से घंटियों जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद किसी गाय के गले की घंटी है, पर आवाज सीधी झोपड़ी की दिशा से आ रही थी। उसने पेड़ से झुककर देखा। बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकल रही थी, उसके हाथ में वही पीतल की कटोरी। ब्राह्मण की सांस हल्की सी अटक गई। वो दान मांगने निकली थी, पर उसके चेहरे पर आज कुछ अलग था, एक ऐसी चमक जो आग नहीं, राख जैसी लगती थी, धीमी पर निगाह को चुपती हुई। वो चलने लगी और हर 3 कदम पर अपने आप बुदबुदाती, दान आज जरूरी है, बहुत जरूरी। ब्राह्मण ने सोचा, दैनिक कर्म जैसा लग रहा है, पर आवाज में बेचैनी क्यों है? वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा, दूरी बनाए रखते हुए, जैसे कोई चोर जो चोर नहीं है पर सच्चाई चुराना चाहता है। पहला घर कुमरिया का। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हुई हर बोली, बहू आज दान दे दे, जरा जल्दी दे, देर न करना। कुमरिया दरवाजे से बाहर आई, उसकी आंखों में सदा की तरह हिचक थी। माई, आज घर में कुछ कम है, थोड़ी सी आटा ले लो। बुढ़िया की आवाज अचानक भारी हो गई, आटा भी दे दे, बस दे, देर मत कर। कुंवरिया ने एक पल को कांपी, जैसे कोई अनचाहा साया उसके कंधे पर बैठ गया हो। उसने जल्दी से आटा लाकर कटोरी में डाला और बुढ़िया आगे बढ़ गई। दूसरा घर सोमेसर काका का। बुढ़िया ने फिर वही पुकार लगाई। काका बाहर आए, हाथ थरथराते हुए बोले, माई आज बस गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ ही दे दे। वो बोली, तेरे घर में आज मिठास का दरवाजा बंद ना हो जाए, दे दे। काका सिहरते हुए गुड़ आकर दे गए। ब्राह्मण की रीढ़ में अचानक एक अजीब ठंडक उतरी। क्या ये स्त्री सच में कुछ जानती है, या लोगों का डर ही उसकी शक्ति बन गया है? तीसरा घर पवन का। यही ब्राह्मण ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका शक और गहरा कर दिया। पवन की पत्नी ने दान देने में देर कर दी, शायद बच्चे को दूध पिलाने के कारण। बुढ़िया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होठों से अचानक निकला, तेरे घर की हंसी आज ज्यादा देर टिकेगी नहीं, दान दे दे बहू, जल्दी। वो स्त्री तो जैसे जम गई। उसने हाथ पैर कांपते हुए दाल उठाकर कटोरी में डाल दी और बुढ़िया बिना धन्यवाद, बिना हाव भाव चुपचाप आगे बढ़ गई। ब्राह्मण का गला सूख गया। ये बातें, ये भविष्य जैसी चेतावनी, ये डर, ये कैसे दे जाती है वो खुद को समझाने लगा, ये सिर्फ साधारण इंसानों को डराने का तरीका होगा, दान लेने का कोई मनोवैज्ञानिक खेल, ऐसा ही होगा। पर उसकी दलीलें उसी क्षण टूट गईं जब बुढ़िया अचानक चलते चलते रुक गई, मुड़ी और सीधा उसके छिपने की जगह की ओर देखने लगी। ब्राह्मण। उसकी आवाज न दयालु थी न कठोर, बस सटीक। तू दान देगा या बस शक ही करेगा? ब्राह्मण का दिल एक पल को बंद पड़ा। हां, बिल्कुल बंद। उसे लगा जैसे पूरे बदन की गर्मी पैरों तक गिर गई हो। वो आगे बढ़कर सामने आया, पर उसकी आवाज जरा सी टूटी हुई थी। किसका दान मांग रही हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि किस घर में क्या होने वाला है? बुढ़िया ठहाका नहीं मारती, मुस्कुराती भी नहीं, बस शांत बोली, दान सिर्फ अनाज का नहीं होता बेटा। कभी कभी आदमी अपने भ्रम,
अपने झूठ, अपने डर का दान भी करता है, पर वो दान देना सबसे कठिन होता है। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसका दिल चिल्लाया, ये औरत पागल नहीं है, ये कुछ देखती है, कुछ सुनती है जो हम नहीं समझते। फिर उसने पूछा, और जो तुम डर पैदा करती हो, ये क्या तरीका है? बुढ़िया ने सिर झुकाया और एक धीमी, कांपती पर असाधारण बात कही, क्योंकि डर सच का पहला दरवाजा है। जो डर से गुजर जाए वही सच तक पहुंचता है। ब्राह्मण उसी पल समझ गया, बुढ़िया का दान मांगना सिर्फ दान नहीं था, वो लोगों को उनके भीतर छिपे हुए डर से मिलवाती थी, जिस डर के सामने लोग अपने आप बदल जाते थे। और यही दान पुकार का रहस्य था। वो दान नहीं लेती थी, वो भीतर की कोई जकड़ी हुई गांठ खोलती थी। पर यह समझ अभी कहानी का आधा टुकड़ा था, क्योंकि ब्राह्मण को अभी भी नहीं पता था कि अगले ही दिन उसका अपना दरवाजा भी बुढ़िया की दान पुकार से कांपेगा। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी, जैसे किसी बूढ़े साधु की लंबी भारी दाढ़ी, धीमी, फैलती हुई और बिना आवाज के सबको ढंकती हुई। ब्राह्मण अपने घर की छत पर बैठा था। उसकी आंखें दूर बुढ़िया के झोपड़े की दिशा पर टिकी थीं, और उसके कान हर उस आहट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो हवा में घुलकर भी छिपी रहती थी। वो सोचता था कि रात का सन्नाटा बस सन्नाटा होता है, पर उस रात उसे पता चला कि खामोशी भी एक जीवित चीज होती है, धीरे धीरे सांस लेती हुई और आदमी के सोचने की हर कोशिश को निगलती हुई। ब्राह्मण की निगरानी कोई साधारण निगरानी नहीं थी। वो खुद को चतुर समझता था, पर आज उसकी चतुराई डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी। दिमाग बार बार वही सवाल पूछता, वो बुढ़िया रात में करती क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि उसका झोंपड़ा सोता नहीं बल्कि जागता रहता है? छत पर पड़ी ठंडी टाइलों में उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वो खुद को वो कांपना मानने नहीं दे रहा था। ठंड है बस, उसने बुदबुदाया, जबकि भीतर जो कुछ कांप रहा था उसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। दूर से कुत्ते की एक मध्यम टूटी सी भौंक सुनाई दी। फिर अचानक सब शांत, इतनी शांत कि ब्राह्मण को खुद अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। वो झुककर दीवार के सहारे बैठा, आंखें तरेर कर अंधेरे को देखने लगा, और तभी उसने देखा बुढ़िया के झोंपड़े की लालटेन हल्की सी कांपी। हवा थी नहीं, गांव सो रहा था। फिर ये कांपना किसका संकेत था? ब्राह्मण की सांस कुछ देर अटक गई। उसने सोचा शायद मेरी आंखें भरम कर रही हैं, पर नहीं। झोंपड़े के दरवाजे के नीचे से एक लंबी लकीर जैसी रोशनी बाहर खिसकती दिखी, धीरे, जैसे रेंगती हो। एक पल को उसे लगा कि ये उसकी कल्पना है, पर फिर रोशनी की वो रेखा फटकर टुकड़ों में बिखर गई और चूल्हे के पास की दीवार पर परछाइयां दौड़ गईं। ब्राह्मण ने अपने होंठ भींच लिए। ये क्या? वो फुसफुसाया। फिर कुछ सुनाई दिया, बहुत धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई दो लोग बातचीत कर रहे हों, पर आवाज सिर्फ हवा में कंपन बनकर रह गई हो। ऊंची नहीं, मगर अजीब तरह से गूढ़। वो और आगे झुका। क्या वो किसी से बात कर रही है आधी रात को? पर सबसे डरावनी बात यह थी, उसे झोंपड़े के आसपास कोई नहीं दिख रहा था। फुसफुसाहट जारी थी। एक क्षण को तो उसे लगा कि ये कई आवाजें हैं, बुढ़िया की, एक पुरुष जैसी, और शायद एक बच्चे की भी। आवाजें आतीं, रुकतीं और फिर किसी भूले हुए मंत्र की तरह लौट आतीं। ब्राह्मण का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वो खुद की निगरानी में पकड़ा जाएगा। अचानक झोंपड़े की तरफ से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे सूखी पत्तियां अपने आप हिल रही हों। पर पेड़ तो दूसरी तरफ था। उसने देखा, झोंपड़े की दीवार पर एक छाया उभरी, पर यह छाया इंसान जैसी नहीं थी, ज्यादा लंबी, ज्यादा टेढ़ी, जैसे किसी ने उसे खींचकर खड़ा कर दिया हो। ब्राह्मण ने घुटनों को पकड़ लिया, खुद को स्थिर रखने की कोशिश की।
उसका मन चीख रहा था, भाग जा, भाग जा। पर चतुराई जो कभी उसका गर्व थी, अब उसी को बांध कर रख रही थी। और तभी बुढ़िया की साफ, ठोस आवाज आई। ऐसी आवाज जो रात के बीच कोई कहे तो दिल एकदम रुक जाए। सुन रहा है ना तू, चतुर ब्राह्मण जो खुद को बहादुर समझता है? ब्राह्मण का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसने छत पकड़ ली कि वो कहीं गिर न पड़े। बुढ़िया फिर बोली, डर वहीं पैदा होता है जहां आदमी अपने सच को छिपाता है, और तू आज भी कुछ छिपा रहा है। ब्राह्मण का दिल पहली बार ऐसा टूटा जैसे उसने कोई अपराध पकड़ा हो। वो हकलाया पर आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आई। बुढ़िया की आवाज फिर आई, तेरी निगरानी, तेरी चतुराई नहीं है, ये तेरी बेचैनी है बेटा। झोपड़े की रोशनी धीरे धीरे और भी मंद हो गई। फुसफुसाहट रुक गई। सब कुछ अचानक इतना शांत हो गया कि जैसे दुनिया थम गई हो। पर ब्राह्मण के दिल के अंदर तूफान चल रहा था। वो पहली बार मानने लगा कि यह स्त्री सिर्फ बूढ़ी नहीं है, उसके पास कुछ है, कुछ ऐसा जो देख भी लेता है, सुन भी लेता है और आदमी के भीतर की बंद दरारें भी खोल देता है। रात गहरी थी, पर उसकी निगरानी उससे भी गहरी, और ब्राह्मण को महसूस हुआ कि दुनिया की हर खामोशी में कुछ न कुछ जरूर चलता है। सवाल, डर, परछाइयां और शायद सच भी। लेकिन असली डर हमेशा वहीं शुरू होता है जहां आदमी खुद से भागना चाहता है, और ब्राह्मण अब खुद से भाग नहीं पा रहा था। रात के सन्नाटे में जब ब्राह्मण झोपड़ी के पीछे पहुंचा तो उसे वही पुराना चूल्हा मिला, काला धुआं खाया हुआ, मगर बुझा नहीं। कुछ था जो अभी भी उसमें हिल रहा था। उसने अपनी उंगलियों से राख को हल्का सा हटाया, और जैसे ही उंगलियां राख में धंसीं, उसे लगा मानो कोई गर्म सांस भीतर से बाहर आ रही हो। पर चूल्हा तो घंटों पहले ठंडा हो चुका था। यही बात तो सबसे ज्यादा चुभी। कुछ तो था जो जलकर भी पूरी तरह बुझता नहीं था। एक छोटी सी बेहद महीन सी चमक राख की तह के नीचे फंसी हुई थी। उसने उसे छूना चाहा, पर जैसे ही उंगली करीब आई, राख फिसलती चली गई, मानो किसी ने जानबूझकर उसे छिपा रखा हो। ब्राह्मण के माथे पर शिकन आई। राख अपने आप यूं नहीं भागती, कोई हाथ, कोई छाया या कोई मंशा इसके पीछे है। उसने खुद से आधी फुसफुसाहट में कहा, और तभी एक बिल्कुल अनचिन्हा सा पांपता हुआ स्वर पीछे से उठा, जैसे हवा ने ही किसी का नाम ले लिया हो। मत छू, जो जलेगा नहीं वो समझेगा कैसे। ब्राह्मण ने अचानक मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। हवा स्थिर पड़ी थी, पेड़ थमे पड़े थे। उसकी सांस रुक गई एक पल को। अचानक उसे एहसास हुआ कि झोंपड़ी की दीवारों पर छायाएं एक ही जगह नहीं थीं, वे खिसक रही थीं, धीरे धीरे। उसे लगा ये उसकी आंखों का खेल है, पर फिर एक छाया ने चूल्हे की ओर इशारा किया, स्पष्ट, ठंडी और असहज रूप से जीवित। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर वो पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं था। उसने चूल्हे के बिल्कुल पास घुटनों के बल बैठकर राख को फिर कुरेदा, इस बार तेजी से, जैसे डर को मात देने के लिए। राख की परतों के नीचे उसे एक अजीब सा निशान दिखा। सर्कल जैसा नहीं, त्रिकोण जैसा नहीं, परंतु 3 रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हुई, जैसे कोई बंद रहस्य की चाबी जिसका ताला अभी दिखा नहीं। चूल्हा अचानक भीतर से सिहर उठा, मानो किसी ने अंदर से दीवार पर हथेली मारी हो। राख उड़ी और उसके चेहरे पर आ गिरी। एक क्षण के लिए उसे लगा कि राख ठंडी नहीं थी, वो सांस ले रही थी। ब्राह्मण ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर वहां जमीन पर अजीब सी लकीरें थीं,
रेंगती हुई, टूटी हुई, जैसे कि पूरे आंगन में किसी ने किसी को घसीटा हो या फिर किसी चीज को। और हर लकीर का सिरा उसी चूल्हे पर आकर खत्म होता था, मानो सब रास्ते, हर अंधेरा यहीं से शुरू होता हो और यहीं पर लौटता हो। उसका दिमाग तेजी से सवालों में भागा। राख किसकी थी? यह गुप्त निशान किसका था? और सबसे बड़ा, किस चीज ने इसे रात में भी जिंदा रखा था? उसी वक्त झोपड़ी के बाहर लकड़ियों के टूटने की हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई बड़े भारी पांव वाला जीव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। ब्राह्मण ने चूल्हे से नजर हटाकर उधर देखा, पर कुछ नहीं था। पर आवाज फिर हुई, और फिर तीसरी बार, अब और करीब, और भारी। राख का वो चमकदार कण अचानक खुद ब खुद हल्का सा फैलकर धूसर अंधेरे में घुल गया, जैसे उसे पता हो कि उसका रहस्य अब कोई ढूंढने जा रहा है। ब्राह्मण की उंगलियों ने अनायास वो गुप्त निशान छुआ। क्षण भर के लिए एक चुभन उसकी हथेली में धंस गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कोई पुरानी, भूली हुई बात जगाई हो। ये सिर्फ राख नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये किसी की कहानी का आखिरी हिस्सा है। और बाहर से आई कदमों की आवाज अब दरवाजे के बिल्कुल पास थी, एकदम रुकी हुई। इतनी खामोशी कि लगता था अगला कदम अगले पन्ने की किस्मत तय करेगा। दरवाजे के पास थमी हुई वो भारी सी आहट अचानक गायब हो गई, जैसे कोई था ही नहीं, बस कदमों की याद रह गई। ब्राह्मण ने धीरे धीरे उठकर बाहर झांका। अंधेरा फैलकर जमीन पर ऐसा पड़ा था मानो किसी ने काले कपड़े से गांव को ढंक दिया हो। हवा में गंध थी, बूढ़ी मिट्टी, गीली चिंता, और कहीं दूर से आती बुढ़िया की बासी सी हंसी। उसी हंसी में कुछ था, खाली नहीं, मूर्खता की हल्की परत, लेकिन भीतर छुपी एक धारदार समझ। गांव वाले उसे हमेशा मूर्ख बुढ़िया कहते थे। उसकी बातें उल्टी सुल्टी, उसके कदम लड़खड़ाते, उसके प्रश्न बेहुदा। पर आज इस चूल्हे के इशारे के बाद ब्राह्मण को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसकी मूर्खता कहीं ज्यादा साफ, ज्यादा चुनी हुई और ज्यादा इरादतन लग रही थी, जैसे कोई भूमिका निभा रहा हो और हम सब ताली पीटते हुए उसके छल में झांक ही नहीं पा रहे। अगर वो मूर्ख है तो राख खुद से क्यों हटी? निशान किसने बनाया? और ये रात की चालें कौन चल रहा है? एक झटके से उसे याद आया, बुढ़िया हमेशा दान मांगते समय कुछ अजीब सा बड़बड़ाती थी, परंतु शब्द उसमें पूरे होते ही नहीं थे। टुकड़े टुकड़े, अधूरे, मगर एक सी धुन में, जैसे किसी मंत्र का आखिरी हिस्सा वो जानबूझकर छिपा देती हो। अगर वो सच में मूर्ख होती तो क्या इतने साल बिना किसी गड़बड़ के गांव वालों की शंका को झेल पाती? ये सोचते ही ब्राह्मण ने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई। झोपड़ी की तरफ देखते हुए उसे लगा किसी की छाया पीछे सरकी, धीमी, शांत और बेमकसद नहीं, बिल्कुल बेमकसद नहीं। वो झट से मुड़ा, कोई नहीं। पर उसकी रीढ़ में ठंडा ठहाका कूद गया, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ रहा था कि बुढ़िया सिर्फ देखी नहीं जाती थी, वो देखती भी थी। हर कोने, हर चाल, हर शक में उसका अपना कोई छेद छुपा था। गांव वाले उसे खिल्ली उड़ाने वाला मजाक समझते थे, पर मजाक तो उतना ही चलता है जितनी इसकी परफेक्टिंग हो। किसने कहा था कि वो मूर्ख है? वो खुद, या हम सब जो उसे मूर्ख मानकर बेफिक्र रहे? और तभी पगडंडी के उस ओर से एक धीमा प्रकाश झिलमिलाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में लालटेन जलाई हो। ब्राह्मण का दिल उछला, क्योंकि लालटेन गांव में सिर्फ एक ही के पास होती थी, बुढ़िया की। लेकिन बात सिर्फ लालटेन की नहीं थी। प्रकाश में उसकी परछाई कुछ ज्यादा सीधी थी, किसी मूर्ख बूढ़ी की तरह झुकी हुई नहीं। वो कदम ज्यादा संतुलित थे, और उसका चेहरा, उफ, चेहरा दिख तो रहा नहीं था, पर परिचित झुर्रियों वाली आकृति की जगह ये आकृति लगभग किसी और जैसी थी। ब्राह्मण की सांस उलझी। क्या वो रात में बदल जाती थी, या असली बुढ़िया दिन में अभिनय करती थी और रात में अपने असली रूप में निकलती? मूर्ख कौन है? उसने बुदबुदाया। वो, या हम जो उसके हावभाव को सच मान बैठे?
इस बार हवा में एक सरसराहट उठी, सीधी उसकी तरफ आती हुई, जैसे झोपड़ी की दीवारें खुद हंस पड़ी हों। और बुढ़िया की परछाई लालटेन पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, बिना लड़खड़ाए, बिल्कुल शिकार देखने वाले की शांत चाल में। ब्राह्मण को अब यकीन होने लगा था, मूर्ख तो शायद वो है, और बुढ़िया, उसके रहस्य शायद अभी बस खुलने शुरू हुए थे। आधी रात की हवा में एक अजीब सी चिपचिपाहट थी, मानो किसी ने अंधेरे को उबालकर उससे धुआं बना दिया हो। ब्राह्मण लालटेन की तरफ बढ़ती उस सीधी खड़ी बुढ़िया की आकृति को घूर रहा था। तभी कहीं दूर, बहुत दूर से एक चीख फटी, तेज नहीं परंतु तीखी, इतनी कि जैसे कांटा सीधा कान के भीतर चुभ गया हो। चीख एकदम अचानक आई, जैसे किसी ने अंधेरे में गोल गोल घूमते डर की गर्दन मरोड़ी हो। पर सबसे अजीब बात, गांव में एक भी खिड़की नहीं खुली, किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। हर घर भीतर से पत्थर हो गया था, जैसे चीख आई भी हो और नहीं भी, सुनी भी गई और अनसुनी भी। ब्राह्मण ने गर्दन घुमाकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। पुराने बरगद के पीछे की पगडंडी, वही रास्ता जो बुढ़िया के झोपड़े की ओर मुड़ता था। उसका दिल धक से रह गया। क्या ये चीख उस किसी की थी जो वहां गया था, या उस किसी की जो वापस नहीं आना चाहता था? बुढ़िया की आकृति अब बिल्कुल सामने थी। उसकी लालटेन झिलमिला रही थी, जैसे लौ किसी डर को दिखाकर खुद कांप रही हो। ब्राह्मण बोलना चाहता था, पर उसके शब्द गले में धस गए। बुढ़िया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस लालटेन ऊंची उठाकर उसके चेहरे पर रख दी। फिर एकदम चुप्पी, चुप्पी जो चीख से भी भयावह थी। लालटेन की रोशनी में बुढ़िया का चेहरा थोड़ा सा साफ हुआ, और उसी पल ब्राह्मण को लगा उसने कुछ उल्टा देखा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाँ, लेकिन वे झुर्रियां बूढ़ी कमजोरी की नहीं थीं। वे किसी जानबूझकर रची गई नक्शागरी जैसे लग रही थीं, जैसे जवान चेहरे पर किसी ने मूर्खता का नकाब उकेर दिया हो। अचानक दूसरी चीख गूंजी, अब पास से। सांसी रुक गई। इस बार चीख दबाई नहीं गई थी, इसमें पागलपन था, मदद की पुकार नहीं, डर की सजा थी। ब्राह्मण का दिमाग दौड़ पड़ा। कौन हर रात चीख रहा है? क्यों गांव वाले खिड़कियां नहीं खोलते? क्यों किसी को फर्क नहीं पड़ता? और बुढ़िया, क्या वो सुनती भी है, या ये सब वही करा रही है? बुढ़िया एकदम पास आ गई, इतनी पास कि ब्राह्मण ने पहली बार उसकी आंखें साफ देखीं। काली नहीं, बेहद गहरी, जैसे किसी पुराने कुएं का तल जहां रोशनी डूबकर मर जाए। उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती थी। इसका मतलब लालटेन की रोशनी उसे छूती ही नहीं थी। तूने चीख सुनी? बुढ़िया ने धीमे स्वर में पूछा। स्वर इतना बदल चुका था कि बुढ़ी आवाज जैसे गले में अटककर गिर गई हो। ब्राह्मण ने हिचकते हुए कहा, हाँ, पर गांव क्यों? उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि बुढ़िया ने उसकी तरफ देखकर एक अजीब मुस्कान दी, मुस्कान जिसमें दांत कम, छुपे हुए इरादे ज्यादा चमक रहे थे। सब सुनते हैं, वो फुसफुसाई, पर जो सुने वो ही फंसे। बाकी लोग अनसुना करना सीख गए हैं, बच जाते हैं। ब्राह्मण की सांस तड़प कर बाहर निकली। तो क्या हर रात कोई चिल्लाता है, हर रात कोई मदद चाहता है, और हर रात पूरा गांव बहरे बनने का अभिनय करता है? उसके दिमाग में एक और डर उठा। क्या गांव वाले सच में अनसुना करते हैं, या वे जानते हैं कि ये चीख इंसानों की नहीं होती? अचानक तीसरी चीख, सबसे पास, मानो झोंपड़ी की दीवार के पीछे से ही। ब्राह्मण अब कांपने लगा। बुढ़िया बदले हुए स्वर में बोली, अभी देर है तुझे समझ आने में। ब्राह्मण ने मिट्टी को हिलते देखा, जैसे जमीन किसी को धीरे धीरे उगलने लगी हो। डर उसके पेट में कोई बर्फ का कंकड़ बनकर जम गया, पर उसका दिमाग, उसका वही तेज दिमाग, अजीब तरह से और ज्यादा शांत हो गया। जैसे हर डर के पीछे एक धागा दिख रहा हो, और हर धागा किसी बड़े खतरनाक गांठ से जुड़ा हो। वो पीछे नहीं हटा, नहीं, वो तो बस आधा कदम तिरछा सरका, इतना कि अगर कोई अचानक बाहर निकले तो उसकी सीधी रफ्तार ब्राह्मण को नहीं बल्कि हवा को पकड़ती रह जाए। ये उसकी आदत थी। पिछले 3 दिनों से वो बुढ़िया को देख रहा था, उसके पैटर्न, उसकी आवाज की लय, उसकी झोपड़ी के आसपास की गतिविधि। पर जो आज सामने था वो उसकी समझ से बाहर, और फिर भी भीतर कहीं जाने पहचाने जैसा था। मिट्टी का उभार अचानक रुक गया। बुढ़िया ने लालटेन नीचे की।
उसका चेहरा उतना ही स्थिर था जितना किसी खेल का आखिरी मोहरा जो अपनी चाल चलने से ठीक पहले मुस्कुराता है। ब्राह्मण ने अपने भीतर खुद से कहा, डर मत, डर दिखाना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तू वो गलती नहीं करेगा जो गांव वाले करते आए हैं। भागना आसान था, पर वो भागने वालों में से नहीं। उसने जो देखा था पिछले कुछ दिनों में, किसी के कदमों का निशान जो झोपड़ी तक आते थे लेकिन लौटते नहीं, बुढ़िया के चूल्हे में छिपा वो रहस्यमय निशान, और रात को दान मांगती उसकी आवाज में छिपी कंपकपी, ये सब कोई छोटे खेल नहीं थे। ये चीखें, ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुमने इन्हें पैदा किया है या तुम इन्हें छुपाती हो? बुढ़िया की गर्दन थोड़ी टेढ़ी हुई, एकदम अस्वाभाविक ढंग से, जैसे सवाल उसके कान से ज्यादा उसके भीतर किसी छिपे हुए दिमाग को खटक गया हो। सवाल तो चतुर है, पर जवाब पूछने का वक्त मुश्किल। उसी पल मिट्टी से एक उंगली बाहर आई, काली, सूखी पर हिलती हुई। ब्राह्मण का दिल एक पल के लिए रुक गया, पर उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर। वो और करीब झुककर देखने लगा। नजरों से नहीं, वो तो पहले अपनी सांस की लय से जांच करता था कि सामने क्या जीवित है। उंगली कांपी और एक फड़फड़ाहट उसमें दौड़ गई, पर वो उंगली इंसानी नहीं थी, अजीब लंबी, जैसे किसी ने उसे खींचकर बढ़ाया हो। ब्राह्मण ने धीरे से मिट्टी को और हटाते हुए एक बात नोट की, मिट्टी उतनी गीली नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वो चूल्हे की राख जैसी थी। राख, फिर वही राख। इस बीच बुढ़िया ने लालटेन को और नीचे झुकाया, जैसे वो चाहती हो कि ब्राह्मण सब देखे, सब समझे, पर समझने के लिए फंसना जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ उसकी आंखें कह रही थीं। ब्राह्मण ने अचानक चूल्हे वाले निशान की याद से जोड़ते हुए कहा, ये जो बाहर आ रहा है, ये तुम्हारा है या ये गांव वालों का? बुढ़िया के चेहरे पर एक पल के लिए वो मूर्खता, वो बेवकूफ सी मुस्कान, वो हंसी, सब गायब हो गया, जैसे उसने अचानक अपना नकाब गिरा दिया हो। उसने धीरे धीरे कहा, तूने सही देखा, पर पूरी तस्वीर अभी नहीं। ये आधे सच ऐसे ही होते हैं, डराते भी, बहकाते भी। उंगली अब हथेली बनकर बाहर आई, टूटी सी पर जिंदा। ब्राह्मण ने झट से झोपड़ी की दीवार की ओर देखा। वहां पुरानी रेत में कुछ कुछ निशान बने थे, नंगे पांव के, पर उनमें से एक जोड़े बहुत छोटे थे, बच्चे के। तो क्या चीख बच्चे की थी? या ब्राह्मण ने खुद से कहा, जांच छिपानी है, नजर दिखानी है, कदम संभल कर। तुमने इन्हें बचाया था? उसने पूछा। बुढ़िया ने सांस छोड़ी, धीमी, भारी, अर्थों से भरी। या मैंने इन्हें पकड़ा? वो बोली। अचानक मिट्टी फटकर दो और उंगलियां बाहर आईं। आवाज, चीख अब बिल्कुल कान के बगल से होती महसूस हुई। ब्राह्मण पीछे हटना चाहता, नहीं हटा। वो इस खेल में उतना ही शामिल था जितना बुढ़िया चाहती थी, पर उसकी चालें अभी भी उसके पास थीं, और उसने पहली चाल दिमाग में खेल दी। पहले पता करो कि डर किसका है, बुढ़िया का या उस चीज का जो बाहर आ रही है। अचानक हवा बदल गई, लालटेन की लौ एकदम लंबी हो गई, और बुढ़िया ने कहा, अब तेरी जांच तू नहीं रोक सकता, क्योंकि आज रात जो जाग रहा है वो सिर्फ मैं नहीं हूं। सुबह होते होते आकाश किसी बुझी हुई चिंगारी जैसा फीका पड़ा था, पर ब्राह्मण की आंखों में नींद का एक रेशा भी नहीं था। रात की आवाजें, मिट्टी में रेंगती उंगलियां, बुढ़िया का बदला हुआ चेहरा, ये सब उसकी नसों में किसी धीमे जहर की तरह उतर गए थे। उसे लगा अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो ये रहस्य उसे चबा जाएगा, वही तरह से जैसे सूखी मिट्टी रात में कुछ और बन गई थी। वो गांव की गलियों से होकर नदी की ओर चल पड़ा। उसने सोचा था कि लोग अब तक जाग चुके होंगे, रात की चीख को लेकर थोड़ा बहुत शोर करेंगे, पर नहीं। गांव उतना ही शांत था जितना किसी बेजान शरीर का सीना। नदी किनारे पहुंचकर उसने वही जगह ढूंढी जहां 3 दिन पहले उसे मिट्टी पर अजीब सी लकीरें दिखी थीं, किसी को घसीट ले जाने के निशान। पर जैसे ही उसने झुककर देखा, निशान गायब, पूरी तरह। नदी का किनारा ऐसा चिकना था मानो किसी ने रात भर तट को धोकर नया बना दिया हो। पानी तक में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी ने उंगलियों से सतह को समतल किया हो। ब्राह्मण की रीढ़ में अचानक ठंड फैल गई। ये प्राकृतिक नहीं था, ये बारिश भी नहीं थी, ये सफाई भी नहीं थी। ये किसी का काम था, किसी ऐसे का जो चाहता था कि कोई भी सवाल पूछने लायक कोई सुराग न बचे। उसने पांव के नीचे की मिट्टी को उंगलियों से कचोटा। नरम थी पर ठंडी,
और उसमें से उठती एक बहुत हल्की गंध, राख की। फिर वही राख, फिर वही अजीब सी जली महक जो बुढ़िया के चूल्हे की राख में भी थी। ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया नदी हवा से ठंडी थी, बहुत ठंडी, जिस तरह की ठंड पानी से नहीं किसी छुपी चीज से आती है, किसी ऐसे से जिसे लोग नाम नहीं देते, बस डर से किनारा कर लेते हैं। उसने किनारे पर नजर दौड़ाई। कहीं भी संघर्ष का निशान नहीं, न कोई पांव का निशान, न घसीटने की लकीर, न टूटे पौधे, न फिसलन, कुछ भी नहीं। मानो रात में यहां कुछ हुआ ही न हो, या फिर इतना ज्यादा हुआ हो कि सब मिटा देना जरूरी था। उसने सोचा, क्या बुढ़िया यहां आई थी? क्या वो लालटेन लेकर नदी तक आई और सब निशान मिटा दिए, या नदी खुद डरकर शांत हो गई? कुछ छुपाया गया है, ब्राह्मण ने खुद से धीरे कहा, और छुपाने वाला वही है जो दिखने में सबसे सीधा लगता है। वो और आगे बढ़ा। जहां नदी का मोड़ था वहां एक पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई दिखी। वो झुका। धीरे धीरे उसने उंगलियों से मिट्टी हटाई और उसे एक बेहद महीन सी आकृति मिली। त्रिकोण सी नहीं, गोल नहीं, पर वही 3 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई। ठीक वही निशान जो बुढ़िया के चूल्हे में था। उसने अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं। दिल धक से धड़कने लगा। तो ये सिर्फ झोपड़ी तक सीमित नहीं था, ये घाट तक फैला था, पानी तक, रात तक, चीख तक। वो सोच में डूब गया कि आखिर ये निशान कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म। तभी पीछे से पानी में हल्की सी छींट आई। उसने मुड़कर देखा। नदी बिल्कुल स्थिर थी, कोई लहर नहीं, कोई मछली नहीं, कुछ भी नहीं। पर आवाज तो आई थी। किसने छींट मारी? ब्राह्मण धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखें नदी की सतह पर टिकी थीं। कोई हलचल नहीं, पर पानी के नीचे कुछ था, कुछ हिलता हुआ, सांस लेता हुआ। एकदम अचानक पानी के भीतर से एक हल्का सा स्वर उठा, स्वर या फुसफुसाहट, मानो कोई कह रहा हो, मत ढूंढ, जो ढूंढेगा वो बचेगा नहीं। ब्राह्मण का दिल एकदम जम गया। नदी ने सचमुच सब धो दिया था, पर उस सफाई में जो बचा था वो अब और भी ज्यादा खतरनाक था। बुढ़िया उस शाम गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही थी, एकदम वैसे ही जैसे रोज, अपने कांपते पैरों और खड़खड़ाती हंसी के साथ। पर उस दिन ब्राह्मण की नजर उसके पीछे थी, पहले से कहीं ज्यादा पैनी, कहीं ज्यादा सचेत। पगडंडी पर तिरछी पड़ती ढलते सूरज की रोशनी ने लोगों की परछाइयों को लंबा कर दिया था। हर आदमी की छाया मिट्टी पर खींची एक सीधी, स्पष्ट रेखा की तरह थी, लेकिन बुढ़िया की, वो बीच में से टूटी हुई थी। हाँ, जैसे किसी ने परछाई को 2 हिस्सों में काट दिया हो। ब्राह्मण ने पलकें झपकाईं। 1 बार, 2 बार, परछाई वही, टूटी हुई। परछाइयां ऐसे नहीं टूटतीं। उसके मन में आवाज उठी, भारी और सतर्क। या तो रोशनी में दोष होता है, या जिस पर पड़ रही है उसमें। पर यहां रोशनी बिल्कुल साफ थी, और दोष? उसके कदम अनायास बुढ़िया के पीछे बढ़ गए। बुढ़िया रुकती तो उसकी छाया के दोनों हिस्से भी अलग अलग ठहरते। वो चलती तो भी छाया एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश नहीं करती। कुछ गांव वाले भी उधर से गुजरे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखते भी तो शायद मजाक में टाल देते, अरे बूढ़ी है, छाया भी बूढ़ी हो गई होगी। पर ब्राह्मण के मन में ये मजाक की बात नहीं थी। उसने धीरे से अपने हाथ की लकड़ी जमीन पर टिकाई और बुढ़िया को रोककर पूछा, अम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुढ़िया ने दांत रहित मुस्कान फेंकी। क्यों रे पंडित जी, आजकल तो तू बहुत पूछता है मुझसे। उसकी आवाज में जो कंपकंपी थी, वो उम्र की नहीं, छिपे डर या दबे रहस्य की थी। ब्राह्मण की नजर फिर जमीन की ओर गई। छाया का अगला हिस्सा बुढ़िया के साथ था, लेकिन पिछला हिस्सा अजीब ढंग से पीछे ही ठहरा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं जकड़ दिया हो। कुछ तो गलत था, ब्राह्मण ने मन ही मन दोहराया, बहुत गलत। और तभी उस टूटी हुई परछाई का पिछला हिस्सा हल्का सा कांपा, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो, पर वहां कोई नहीं था। फिजा में अचानक ठंडक उभर आई। बुढ़िया ने सरसरी निगाह से ब्राह्मण को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें अपनी उम्र से कई गुना तेज, कई गुना गहरी लगीं।
फिर उतनी ही जल्दी ढलकर फिर से कमजोर सी बूढ़ी बन गईं। ब्राह्मण समझ गया, ये बूढ़ी सिर्फ बूढ़ी नहीं है और उसकी परछाई सिर्फ रोशनी की गड़बड़ नहीं। इशारा साफ था, कहानी जहां पहुंच रही थी वहां अब अंधेरा सिर्फ रात का नहीं रहने वाला था। कुछ तो बहुत बहुत गलत था। संध्या अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव के कच्चे घरों पर लालटेनें टंगी थीं, जिनकी लौ हवा में लहराते हुए दीवारों पर डोलती परछाइयों को और अजीब बना देती। ब्राह्मण के भीतर बेचैनी का एक घेरा कसता जा रहा था। बुढ़िया की टूटी परछाई का रहस्य अभी भी उसके साथ चिपका हुआ था, मानो हर कदम पर फुसफुसाता हो। वो तय कर चुका था, अब सीधा सामना होगा। सवाल टालने लायक नहीं थे, और अगर वो बुढ़िया सच में किसी अंधेरे खेल में शामिल थी तो आज कुछ न कुछ खुल ही जाएगा। बुढ़िया अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी, घुटनों से सटी ठुड्डी और आंखें, अरे वो आंखें, उसकी उम्र से बिल्कुल उलट, तेज, पैनी, हर पल कुछ गिनती हुई, जैसे आसपास की दीवारों के पार भी देख लेती हूं। ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ा। बुढ़िया ने सिर नहीं उठाया, पर उसकी आंखें ऐसे घूमी कि ब्राह्मण ठिठक ही गया, क्योंकि चेहरा स्थिर था पर आंखें अलग ही दिशा में घूमी, मानो दो लोग एक साथ हों, एक बाहर एक भीतर। अम्मा, ब्राह्मण ने आवाज को जितना हो सके साधा, कुछ पूछना है। बुढ़िया चुप, पर उसकी आंखों के गड्ढों में एक हल्की भद्दी चमक उभरी, जैसे वो कह रही हो, पूछ पूछ, सुना ही है तुझको। ब्राह्मण बैठ गया, मिट्टी में अपनी उंगली से एक गोल बनाते हुए का, आज तुम्हारी परछाई। बुढ़िया ने बीच में ही अपने सूखे होठों को चाटा। आवाज नहीं निकली, पर निगाहों ने कहा, देख लिया ना। ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी परछाई टूटी हुई थी, रोशनी साफ थी, यह संभव कैसे? बुढ़िया ने पहली बार सिर उठाया। उसकी गर्दन से हड्डियों के खटकने की आवाज आई। चेहरे पर वही निर्बलता, पर आंखों में भूख, रहस्य और एक जंगली सावधानी। पंडित, उसने बमुश्किल खुलते होठों से फुसफुसाया, हर चीज कहने लायक नहीं होती, कुछ बातें सुनने से पहले ही काट देती हैं। यह चेतावनी नहीं थी, ये धमकी थी। ब्राह्मण ने खुद को शांत रहने को कहा। और वो चीख कल रात वाली किसकी थी? बुढ़िया के चेहरे पर एक खिंची हुई मुस्कान रेंग गई, धीमी, डरावनी, जैसे किसी अदृश्य मजाक पर हंस रही हो। कानों पर भरोसा ना कर पंडित, रातें कई आवाजें उधार लेती हैं। ब्राह्मण ने महसूस किया, बातें वो बोल रही है, लेकिन उत्तर कहीं और से आ रहे हैं। उसका पहला बड़ा सामना शुरू हो चुका था, और खेल अब सीधा न था, न सरल। ब्राह्मण थोड़ा झुककर बोला, अम्मा तुम क्या छिपा रही हो? बुढ़िया की आंखों में अचानक एक गहरी परतदार उदासी तैर गई। उसका गला कांपा, पर आवाज नहीं निकली। फिर उसकी आंखों ने ही जवाब दिया, सब जानकर भी कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि यहां डर सिर्फ मुझे नहीं लगता। और तभी झोपड़े के भीतर से कोई चीज हिली, हल्की सी खरोंच, कोई सरसराहट, बिल्कुल वैसी जिसे सुनकर सांस अनायास रुक जाए। ब्राह्मण ने गर्दन मोड़ी। बुढ़िया स्थिर, पर आंखें अब खुलकर बोल रही थीं, मत जा पंडित, अंदर मत देख। पर ब्राह्मण समझ चुका था, ये सामना अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। रात की नमी और खामोशी मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रही थी। ब्राह्मण धीरे धीरे झोपड़े के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर धकेल रहा हो। बुढ़िया ने उसका रास्ता नहीं रोका, बस अपनी आंखों को और चौड़ा कर लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी पुतलियां अचानक भारी होकर भीतर धंस गई हों, जैसे किसी ने उनमें से सारे रंग निचोड़ लिए हों। ब्राह्मण के कदम रुकने लगे। नहीं, कदम उसने रोके नहीं थे, कदम अपने आप रुक रहे थे, जैसे झोपड़े से कोई उल्टा खिंचाव आ रहा हो। वो हल्का सा पीछे मुड़ा। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान रेंग रही थी, न बहुत फैलकर न बहुत छिपकर, बस इतनी कि लगता था कुछ होने वाला है, और वो पहले से जानती थी। अंदर मत जा पंडित, उसने खुरदुरी सांसों में कहा। तू छल समझता है, पर छल कभी सीधा नहीं होता, पलट भी जाता है। ब्राह्मण अचानक चौकन्ना हुआ। उसके मन में एक शक तेजी से चिंगारी बनकर उठा। क्या वो मुझसे खेल रही है या मैं उससे? उसके मन में कई सवाल दौड़ने लगे, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद चाल दोनों नहीं चली है,
पर जीत किसी की भी तय नहीं थी। वो हिम्मत करके झोपड़े के ठीक सामने खड़ा हो गया। दरवाजे की टेढ़ी पट्टी हवा में हिलते हुए चरमराई, पर आवाज सुनकर भी बुढ़िया ने पलक नहीं झपकाई। क्यों? यही सवाल ब्राह्मण के दिमाग में हथौड़े की तरह ठक ठक कर रहा था। क्या उसे पता है अंदर क्या है, या उसने ही रखा है? ब्राह्मण को लगा कि सिर्फ सामने का दरवाजा ही नहीं, उसकी अपनी सोच भी कांप रही है। अम्मा, सच बोलो, किसकी चीख थी? उसने कड़े स्वर में कहा। चीख? उसने दोहराया। कभी रातें अपनी चीख खुद भी निकाल लेती हैं, पर तूने जो सुनी वो तेरी समझ को धोखा देने चलाया गया दांव था। अब शक उल्टा पड़ा। ब्राह्मण को लगा कि शायद असली चाल वही चला रहा था, पर बुढ़िया ने तो उसे पहले ही पकड़ लिया। तूने ध्यान से नहीं देखा पंडित, जिसे तू खोजने आया है वो भी तुझे देख रहा है। हवा अचानक भारी हो गई। झोपड़े की अंधेरी दरारों से जैसे कोई सांस ले रहा हो। धीमी, नमी में सड़ी हुई, उपस्थित। ब्राह्मण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बस एक उंगली भर, पर दरवाजे की छाया ने उसी वक्त उसके हाथ को ऐसे निगल लिया जैसे किसी काले पानी में पत्थर गिर जाए। और उसी क्षण बुढ़िया हंसी, धीमी, कांपती, मगर शायद मजबूर या डर के नीचे दबाई हुई। चाल चली गई पंडित, उसने कहा, लेकिन समझ नहीं आएगा कि किसने पहले चलाई, और जब तक समझ आएगा देर हो चुकी होगी। ब्राह्मण ने महसूस किया कि उसे अब पीछे नहीं हटना, और आगे बढ़ना भी मौत को न्योता देने जैसा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों स्थिर, दोनों भीतर कुछ छिपाते हुए हैं। रात की नमी और खामोशी मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रही थी। ब्राह्मण धीरे धीरे झोपड़े के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर धकेल रहा हो। बुढ़िया ने उसका रास्ता नहीं रोका, बस अपनी आंखों को और चौड़ा कर लिया। ऐसा लगा जैसे उसकी पुतलियां अचानक भारी होकर भीतर धंस गई हों, जैसे किसी ने उनमें से सारे रंग निचोड़ लिए हों। ब्राह्मण के कदम रुकने लगे। नहीं, कदम उसने रोके नहीं थे, कदम अपने आप रुक रहे थे, जैसे झोपड़े से कोई उल्टा खिंचाव आ रहा हो। वो हल्का सा पीछे मुड़ा। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान रेंग रही थी, न बहुत फैलकर न बहुत छिपकर, बस इतनी कि लगता था कुछ होने वाला है, और वो पहले से जानती थी। अंदर मत जा पंडित, उसने खुरदुरी सांसों में कहा। तू छल समझता है, पर छल कभी सीधा नहीं होता, पलट भी जाता है। ब्राह्मण अचानक चौकन्ना हुआ। उसके मन में एक शक तेजी से चिंगारी बनकर उठा। क्या वो मुझसे खेल रही है या मैं उससे? उसके मन में कई सवाल दौड़ने लगे, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद चाल दोनों नहीं चली है, पर जीत किसी की भी तय नहीं थी। वो हिम्मत करके झोपड़े के ठीक सामने खड़ा हो गया। दरवाजे की टेढ़ी पट्टी हवा में हिलते हुए चरमराई, पर आवाज सुनकर भी बुढ़िया ने पलक नहीं झपकाई। क्यों? यही सवाल ब्राह्मण के दिमाग में हथौड़े की तरह ठक ठक कर रहा था। क्या उसे पता है अंदर क्या है, या उसने ही रखा है? ब्राह्मण को लगा कि सिर्फ सामने का दरवाजा ही नहीं, उसकी अपनी सोच भी कांप रही है। अम्मा, सच बोलो, किसकी चीख थी? उसने कड़े स्वर में कहा। चीख? उसने दोहराया। कभी रातें अपनी चीख खुद भी निकाल लेती हैं, पर तूने जो सुनी वो तेरी समझ को धोखा देने चलाया गया दांव था। अब शक उल्टा पड़ा। ब्राह्मण को लगा कि शायद असली चाल वही चला रहा था, पर बुढ़िया ने तो उसे पहले ही पकड़ लिया। तूने ध्यान से नहीं देखा पंडित, जिसे तू खोजने आया है वो भी तुझे देख रहा है। हवा अचानक भारी हो गई। झोपड़े की अंधेरी दरारों से जैसे कोई सांस ले रहा हो। धीमी, नमी में सड़ी हुई, उपस्थित। ब्राह्मण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बस एक उंगली भर, पर दरवाजे की छाया ने उसी वक्त उसके हाथ को ऐसे निगल लिया जैसे किसी काले पानी में पत्थर गिर जाए। और उसी क्षण बुढ़िया हंसी, धीमी, कांपती, मगर शायद मजबूर या डर के नीचे दबाई हुई। चाल चली गई पंडित, उसने कहा, लेकिन समझ नहीं आएगा कि किसने पहले चलाई, और जब तक समझ आएगा देर हो चुकी होगी। ब्राह्मण ने महसूस किया कि उसे अब पीछे नहीं हटना, और आगे बढ़ना भी मौत को न्योता देने जैसा है।
दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों स्थिर, दोनों भीतर कुछ छिपाते हुए हैं। रात अब गांव पर पूरा उतरी हुई थी। हवा ठंडी, पर भीतर की बेचैनी गर्म, ऐसी गर्म की लगा जैसे दोनों की सांसें ही धुआं छोड़ रही हों। ब्राह्मण और बुढ़िया के बीच एक अदृश्य रेखा थी, जिसमें ना सच ठहर पा रहा था, ना झूठ भाग पा रहा था। ब्राह्मण धीरे धीरे बुढ़िया के पास बैठ गया। मिट्टी थोड़ी गीली थी, मानो अभी किसी ने आंसू गिराए हों। बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया, या शायद देना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। थकान या किसी छल का बोझ, ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा था। अम्मा, उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और मैं भी शायद कुछ समझकर अनदेखा कर रहा हूं। बुढ़िया की गर्दन झटके से हिली, जैसे स्वीकारोक्ति ने उसे चुभो दिया हो, पर उसने कुछ कहा नहीं। सच और झूठ के दोनों धागे, ब्राह्मण ने बुदबुदाया, कुछ ऐसे उलझे हैं कि सच्चाई का चेहरा भी अब नकली सा लगता है। बुढ़िया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे झांका। उस पल कुछ टूटा, ना रिश्ता, ना भरोसा, बस वो दीवार जो इतने दिनों से दोनों के बीच खड़ी थी। सच कभी कभी फंदे जैसा होता है, पकड़ लेता है, कस जाता है, और फिर सांस ही नहीं छोड़ता। ब्राह्मण ने महसूस किया, वो बात केवल बात नहीं थी, वो स्वीकारोक्ति थी, या मदद की पुकार। और झूठ? ब्राह्मण ने पूछा। बुढ़िया की आंखें धुंधलाई। झूठ तो अक्सर धागे जैसा होता है, कमजोर पर इतना महीन कि बिना महसूस किए गले में लिपट जाता है, और तब तक देर हो चुकी होती है जब समझ आता है। एक पल के लिए दोनों चुप, पर चुप्पी में ज्यादा शोर था। फिर ब्राह्मण ने सीधा सवाल फेंका, अम्मा, ये झोंपड़ा, इसमें क्या है? सच बता दो। बुढ़िया के होंठ कांपे। तू सच जानना चाहता है? हाँ। तो सच तुझे फांस लेगा पंडित, तू बच नहीं पाएगा। ब्राह्मण हंस पड़ा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा डरा हुआ। अम्मा, मैं छल से बचने आया था, पर अब लगता है सच से ही डर लगने लगा है। बुढ़िया ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का सिरा पकड़ा और उसे मसलते हुए बोली, डरना ही चाहिए, क्योंकि यहां सच और झूठ की लड़ाई नहीं है। यहां लड़ाई ये है कि कौन किसको पहले निगल लेगा। ब्राह्मण का दिल धड़क उठा, क्योंकि बुढ़िया बोलते बोलते झोंपड़े की ओर देखने लगी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अम्मा, अंदर कौन है? बुढ़िया ने सिर हिलाया। कौन? ये कठिन सवाल नहीं, कठिन ये है कि क्या है। ब्राह्मण की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। तुम सच बोलोगी? बुढ़िया ने आंखें झुका लीं। अगर बोलूंगी तो सब टूट जाएगा। क्या? तेरा भरोसा, मेरा झूठ, और उस चीज की नींद जो अभी जागी नहीं। ब्राह्मण ने सिर झटके से उठाया। वो चीज किसकी है? बुढ़िया की सांस अटक गई। मेरी, और नहीं भी मेरी। अब सच और झूठ इतने ज्यादा गुंथ चुके थे कि ब्राह्मण को लगा कि वो चाहे कहीं से भी पकड़ने की कोशिश करे, धागा टूटकर उसके हाथ में एक ही चीज आएगी, डर। और सच को पकड़ने का हर प्रयास फंदे को और कस देता। रात और गहरी हो गई, झोंपड़े की सरसराहट बढ़ने लगी, और चाल अब किसी एक की नहीं थी, अब दोनों फंस चुके थे। रात की हवा अचानक भारी नहीं, भयानक हो गई थी। ब्राह्मण ने सोचा था कि वो सिर्फ एक चालाक बूढ़ी औरत से उलझा है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वो किसी ऐसी चीज के सामने बैठा है जिसे मानव समझकर वो मूर्खता कर रहा था। उसने बुढ़िया को गौर से देखा। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बुझी बुझी, हाथ कांपते हुए, सब साधारण, सब वैसा जैसा गांव की किसी भी बूढ़ी औरत में होता। पर फिर भी कुछ था, कुछ ऐसा जो गांव की बुढ़िया नहीं हो सकता था। अम्मा, सच बोलो, उसने धीमे मगर दबाव से कहा। तुम असल में कौन हो? बुढ़िया ने पहली बार ऐसा चेहरा उठाया मानो उम्र की सारी थकान अचानक उतर गई हो और उसकी जगह एक अजनबी चमक आ गई हो। एक सेकंड, बस एक सेकंड को ब्राह्मण को लगा कि बुढ़िया की आंखों में रंग बदल गया, हल्का सा नीला, या शायद वो भ्रम था, या चेतावनी। तू पूछता है मैं कौन हूं? बुढ़िया की आवाज कांपी नहीं, सीधी, स्पष्ट, सधी हुई थी, जैसे वो कभी बुजुर्ग थी ही नहीं। ब्राह्मण का दिल जोर से धड़का। ये आवाज, ये किसी डरपोक मूर्ख बुढ़िया की आवाज नहीं थी। वो थोड़ा पीछे हट गया। अम्मा, सच बताओ। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि लगा हवा ही उसके भीतर खिंच गई हो।
मैं वो हूं, उसने धीरे से कहा, जिसे तूने अपनी कहानी की शुरुआत में गलत समझा था। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, वो सुनना चाहता था, निर्मम, पूरा सच। बुढ़िया आगे बोली, पूरे गांव में मैं सिर्फ बुढ़िया थी, मूर्ख, बहकी हुई, अधपगली। पर सच ये पंडित, उसकी आवाज अचानक मुलायम पर खतरनाक हुई, जैसे कोई पुराने घाव को उधेड़ रहा हो। मूर्ख मैं कभी नहीं थी, मूर्ख तुम लोग थे जो सोचते थे कि मैं नहीं देखती, नहीं समझती, नहीं सुनती। ब्राह्मण की सांस जम सी गई। बुढ़िया उठी, हाँ वो उठी, और इतनी सीधी खड़ी हो गई कि लगा उसके शरीर में अभी अभी नई हड्डियां उगाई हों। कितने सालों की झुकन, एक पल में गायब। मैं इस गांव में आई थी किसी की खोज में, किसी को बचाने में, या शायद किसी को रोकने में। और ये झोपड़ा, उसने उंगली से अंधेरे की ओर इशारा किया, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा जाल है। ब्राह्मण के पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी सरकी, ना जमीन नहीं सरकी थी, उसका भरोसा सरक गया था। तुम गांव की नहीं? बुढ़िया मुस्कुराई, धीमी, स्थिर, डरावनी। गांव की? पंडित, इस गांव की तो आधी रात की परछाइयां भी मेरी नहीं थी। उसकी आंखें फिर चमकी। इस बार ब्राह्मण ने साफ देखा, वो नीला रंग सिर्फ भ्रम नहीं, किसी गहरी शक्ति, किसी पुराने रहस्य की चमक थी। अम्मा, आखिर तुम हो कौन? अब बुढ़िया का चेहरा पहली बार तरस जैसा हुआ। कह दूंगी, पर फिर तेरा जीवन पुराने जैसा नहीं रह पाएगा, ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा। कहिए। बुढ़िया ने झोपड़े की ओर देखा, अंधेरा जैसे उसकी आंखों को पहचान रहा था। फिर उसने कहा, मैं उस चीज की रखवाली कर रही हूं जो भीतर है। ब्राह्मण ठिठक गया। किस चीज की? बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया, तेरे अपने अतीत की। और ये वाक्य कहानी को ऐसे पलटा गया जैसे आंधी में पेड़ की जड़ें उखड़ जाएं। बुढ़िया के शब्द हवा में ठिठक गए। तेरे अपने अतीत की। ब्राह्मण की सांसें अचानक भारी हो गईं। उसके मन में जैसे किसी ने पुराना दरवाजा खोल दिया हो, एक ऐसा दरवाजा जिसे उसने सालों पहले बंद करके फेंक दिया था। अतीत? वो अतीत जिसे वो खुद याद नहीं करना चाहता था, या वो अतीत जो कभी उसका था ही नहीं, सिर्फ छिपाया गया था। ब्राह्मण ने कांपते हुए पूछा, अम्मा, मेरा अतीत इस झोंपड़े में कैसे हो सकता है? बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में उम्र नहीं थी, ना कमजोरी, बस एक भारी सच्चाई जो बोलने से डर रही थी पर छिपने की जगह भी नहीं रही थी। क्योंकि पंडित, बुढ़िया बोली, कुछ लोग अपने अतीत से खुद नहीं भागते, अतीत उनसे पहले ही भागकर छिप जाता है। उसके शब्दों में एक चुभन थी, एक करुणा और एक चेतावनी, तीनों एक साथ। झोपड़े के भीतर से सरसराहट फिर उठी। इस बार वो आवाज किसी चीज की नहीं, किसी व्यक्ति की लग रही थी। ब्राह्मण का शरीर ठंडा हो गया। अंदर, अंदर कौन है? बुढ़िया ने कहा, वो जिसे तूने भुला दिया, या शायद वो जिसे तूने कभी जाना ही नहीं था। हवा ने अचानक तेज झोंका मारा, जैसे झोंपड़ा खुद सांस ले रहा था। ब्राह्मण आगे बढ़ा। बुढ़िया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ बोली, ध्यान से, सच का दरवाजा खोलना आसान है, पर बंद करना कभी कभी नामुमकिन। ब्राह्मण ने लकड़ी की पट्टी को धक्का दिया। दरवाजा चरमरा कर खुला, धीमा, भारी, लंबा सा दर्द समेटे। अंदर अंधेरा नहीं था, अंधेरा जिंदा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे वही आकृति सामने आई, धुंधली, टेढ़ी और दर्द से भरी। और अचानक ब्राह्मण के भीतर कुछ टूटा, या शायद कुछ याद आया। ये तो, बुढ़िया ने उसके पीछे से कहा, हाँ, यही तेरी शुरुआत थी और यही तेरे कई झूठों का अंत। ब्राह्मण की आंखें फैल गईं। उस आकृति ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, जैसे वह सालों से यही पल चाह रही हो। ब्राह्मण पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये। बुढ़िया ने सिर हिलाया। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना नहीं पड़ता, वे खुद यकीन बन जाते हैं। अंदर खड़ी आकृति की आवाज टूटी हुई मगर पहचानने में आने लायक थी। मैं लौट आया हूं। ब्राह्मण की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों से विश्वास और डर दोनों टपक पड़े। तुम मरे नहीं थे, बुढ़िया ने कहा। मरना और खो जाना दो अलग चीजें हैं पंडित, तू दोनों को एक समझता रहा। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कहानी खुद करवट ले रही हो।
ब्राह्मण झोपड़े की दहलीज पर खड़े खड़े थक गया था। क्या आगे बढ़े, क्या पीछे जाए, क्या झोपड़ा बंद कर दे, क्या अतीत को फिर गले लगा ले। कहानी का तार हर दिशा में खिंचा हुआ था। और तभी बुढ़िया ने आखिरी बार कहा, जा पंडित, अतीत से भाग मत, इसका सामना कर, क्योंकि आज जो तू देख रहा है ये अंत नहीं, ये शुरुआत है उस चीज की जिससे तू बचता रहा। ब्राह्मण ने अंदर कदम रख दिया। दरवाजा धीरे से उसके पीछे बंद हो गया, बिना हवा के, बिना छुए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे सील कर दिया हो। बुढ़िया बाहर खड़ी रही, मुस्कुराई नहीं, रोई नहीं, बस हवा से बोली, कहानी अब शुरू हुई है। और उस रात गांव के ऊपर एक नई खामोशी उतर आई, भारी, लंबी और अनकही, क्योंकि सच में कुछ कहानियां खत्म होने पर ही शुरू होती हैं।